हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वी आर वेलकमिंग यू टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर रिक्स। मैं सांची जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल कैरियर रिक्स पर, जहां पर आपको मिलेंगे आपके सभी सवालों के सही जवाब। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएससी बॉटनी का मशरूम कल्टीवेशन वाला यूनिट जो है यूनिट 5, जो कि बहुत ही छोटा यूनिट है और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला यूनिट है। एक बार आप ये पिक्चर्स को तो देखो, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है हमें समझना है कि भाई मशरूम कैसे बनता है, कैसे कल्टीवेट करेंगे हम उसे, किस तरीके से गुड इनकम बना सकते हैं हम। सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स जो है वो मशरूम कल्टीवेशन में देखने को मिल रही है। आजकल जो मशरूम है वो लोग डाइट में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलने लगा है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम्स हैं एंड ऑल है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस पूरी यूनिट को, इस चैप्टर को। बहुत ही ईजी चैप्टर है, लिटरली मेरा भरोसा करो। आज की इस छोटी सी वीडियो में यही होने वाला है। तो नॉट फॉर फर्दर डिले, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूनिट को स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ को समझते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। मशरूम कल्टीवेशन के साथ साथ हम यहाँ पर समझेंगे लाइकोनोलॉजी क्या होता है। लाइकन्स का नॉर्मली जो मतलब है वो है एल्गी और फंगी का एसोसिएशन। माइक्रोराइजा क्या होता है? माइक्रोराइजा नॉर्मली जो फंगी है वो जब एसोसिएशन करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है विद द हायर रूट्स और हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स, तब हमें यहाँ पर माइक्रोराइजा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हम लाइकन्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे होंगे, उसके रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोराइजा 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजा एंड एंडोमाइक्रोराइजा। फिर उसके बाद में उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली माइक्रोराइजा बहुत ही ईजी जाने वाला है, ये पूरा यूनिट बहुत ही ईजी सिंपल रहने वाला है। आपको इतना तो पता चल गया होगा, आप मशरूम अगर खाते होंगे, मशरूम ईटर हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि वो जो मशरूम है वो एडिबल फंगी है, जिसको हम खा सकते हैं। मशरूम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है हायर फंगीज की, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं जो कि मशरूम होते हैं, जिनको हम ईट कर सकते हैं। आज तक जो 7,000 स्पीसीज मशरूम की देखी गई हैं, जिसमें से सिर्फ 100 स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, तब 3,000 साल पहले, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, तब हमने देखा था ये जो ये मशरूम है उसे एकदम भगवान के खाने, भगवान के भोजन के रूप में लोग खाते थे। लोगों का मानना ये था कि ये जो है वो गॉड्स फूड है, भगवान खाते हैं इसको। तो जो लोग थे वो तब कल्टीवेशन नहीं करते थे, तब उनको जब भी मशरूम खाने का मन करता था जंगल में जाते थे, मशरूम तोड़ कर लाते थे, खाते थे। लेकिन जब उनको थोड़ा सा श्रद्धा होने लगी तो वो लोग मशरूम को उगाना स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि वो कौन कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं जो कि मशरूम के अंदर पाए जाते हैं। आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, योर वेजिटेबल, जो आप वेजिटेबल खाते हैं उसमें जितना भी मिलने वाला प्रोटीन है वो आपको अकेले मशरूम में देखने को मिलता है। चाहे वो फिर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल हो, सभी का प्रोटीन आपको सिर्फ अकेले मशरूम के अंदर देखने को मिलता है। जितने भी असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे ए का जो मतलब है, ए का जो मतलब है वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो जितने भी असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि लाइसिन, वो सभी आपको मशरूम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा गुड सोर्स ऑफ फूड है जो आप अच्छे से ईट कर सकते हो। जो डाइट पर चल रहे होते हैं बच्चे, जो डाइट पर लोग चल रहे होते हैं, वो मशरूम का ही खाते हैं, मशरूम ही खाते हैं। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मशरूम के अंदर हमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। मशरूम के अंदर फॉलिक एसिड भी देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड डायरेक्टली सोर्स होता है आयरन का, यानी कि यहाँ पर मशरूम के अंदर हमें आयरन भी देखने को मिलेगा। विटामिन जो है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के देखने को मिलता है। यानी कि ये सारे जो विटामिन है वो ना तो ड्राइंग, सुखाने पर, ना ही जमाने पर, ना ही कैनाइन करने पर खराब होते हैं, यानी कि तब भी मशरूम के अंदर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अगर आप डायबिटिक पर्सन है, अगर आपको बीपी है, ओबेसिटी, कंसेप्शन है, तो आपको मशरूम का ईटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मशरूम इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर फैट और स्टार्च के जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। मशरूम का जो यूज़ है वो इन द नेचर डिकम्पोजर के तौर पर किया जाने लगा है, किया जाता है, जाने क्या लगा है, किया जाता है शुरू में ही। शुरू से ये डिकम्पोजर की तरह काम आता है। जहाँ पर भी आपको डिकम्पोज हो रही चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ पर मशरूम उगना स्टार्ट कर जाता है। मशरूम का कुछ ये डायग्राम होता है, अगर आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम में बनाकर आएंगे तो और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप।
मशरूम का जो कल्टीवेशन है, मशरूम की जो ईटिंग है, वो विदेशों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एज अ वर्किंग पर्सन काम कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी बनाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उनको ये लगता है कि सारे विटामिन, सारे मिनरल जब एक ही खाने में मिल रहे हैं तो अलग अलग खाना क्यों बनाना। इंडिया के अंदर जो है वो एनिमल प्रोटीन अभी थोड़ा सा फेमस है, बट धीरे धीरे करके मशरूम कल्टीवेशन भी इंडिया में ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। अब जब हम मशरूम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मशरूम कितने टाइप से हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। टोटल 5 तरीके हैं जिस तरीके से हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। या तो एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश रेजिड्यू है उसके ऊपर, या फिर आधा डिकम्पोज है, आधा नहीं है डिकम्पोज, उसके ऊपर मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। और अगर वो पूरा ही कम्प्लीटली डिकम्पोज है तो उसके ऊपर भी हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। यानी कि ये 3 थे जो कि आपको समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि ये एज अ डिकम्पोजर काम करता है मशरूम। तो वो डिकम्पोज, जहाँ पर डिकम्पोज स्टार्ट हो रहा होगा वहीं पर ये वर्क करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 है वो ग्रो ऑन सॉइल एंड ह्यूमस, नमी और मिट्टी में ये उगता है। और माइक्रोराइजल मशरूम भी देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर अभी जो फेमस वेराइटीज़ है वो सिर्फ 3 है, प्लूटोरस, एग्रिकस बाइस्फोरा एंड वॉल्विरिकल स्पीसीज़। ये 3 ही हैं जो अभी फेमस में है। बट धीरे धीरे करके जब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो रही है, मशरूम के बारे में, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं टू दी मशरूम ईटिंग। और जो मशरूम है वो बहुत ही गुड सोर्स है इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है मशरूम कल्टीवेशन के लिए। अगर आपके पास थोड़ी सी ही जगह है, थोड़ी सी ही ज़मीन है, तो वो वहाँ पर भी आप मशरूम का कल्टीवेशन एक अच्छे लेवल का कर सकते हैं। और अगर आपके पास में गुड सोर्स है, गुड जानकारी, तो और भी बेहतर तरीके से आप मशरूम के अच्छे से कल्टीवेट करके गुड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अनफर्टाइल सॉइल ज़रूरी नहीं है आपके पास में फर्टाइल सॉइल ही हो, अनफर्टाइल सॉइल के ऊपर भी मशरूम का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब वो चीज़ है जो कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर ज़रूरत है जिन मशरूम कल्टीवेशन के लिए, वो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जो मशरूम है वो हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है। दैट्स मीन उनके पास में क्लोरोफिल एब्सेंट है। इसलिए यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं वो सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत रहेगी, यानी कि हमें 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर चाहिए होगा। कंपोस्ट जो है वो गुड़ होना चाहिए, जिसके अंदर अमोनिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो डिजीज़ फ्री कंपोस्ट होना चाहिए। और स्वयं की जो क्वालिटी है, स्वयं जो है वो बहुत अच्छे लेवल का गुड क्वालिटी का होना ही चाहिए। स्वयं कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे गेहूं के बीज लेने हैं जो अनइन्फेक्टेड है, यानी कि उसके पास में कोई भी डिसीज़ नहीं है। उसको अच्छे से उबालेंगे, बॉईल करेंगे 20 से 30 मिनट तक, फिर उन्हें जिम्सम और कैल्शियम कार्बोनेट में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जो व्हीट है उसको प्लास्टिक बैग में भर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड उसे ऑटोक्लेव अगर आप नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने अच्छे से ऑटोक्लेव को समझाया है, तो आप ज़रूर वो देखिएगा। फिर से स्टोर हाउस में शिफ्ट करेंगे और कुछ समय के लिए लेमिनार एयर फ्लो में ट्रीट करेंगे विद द यूवी लाइट्स। और उसके अंदर जो मदर फंगस है उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेमिनार एयर फ्लो भी नहीं पता है तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ ही जाएगा, आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड जब आप उसे स्टोर करेंगे तो आपको वहाँ पर उसके ऊपर देखने को मिल रहा होगा कुछ वाइट कलर की नेट टाइप की, वो वही स्टार्ट हो चुकी है, सैम्पलिंग स्टार्ट हो चुकी है कि हमारा जो मशरूम है कल्टीवेट स्टार्ट हो ही जाएगा। फॉर्मेशन और कंपोस्ट, यानी कि जो कंपोस्ट है उसकी फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। तो आपको कंपोस्ट करने के लिए सबसे पहले मिक्स करना है गेहूं को, राइस स्ट्रॉ को, हॉर्स जो घोड़े का स्क्रीटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पाया गया है मशरूम कल्टीवेशन के लिए। जो हॉर्स एक्सक्रीटा है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है फॉर दी मशरूम कल्टीवेशन। पोटाश, जिप्सम, इन सबको मिक्स करेंगे प्रॉपरली एंड इस पर एक हीप टाइप का बनकर तैयार होगा, जिसे हम 70 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आकर रखेंगे, रेगुलेट करेंगे विद द मॉइस्चर। एंड इसके बाद 60 से 70% जो मॉइस्चर है वो हम चाहेंगे कि इस कंपोस्ट के अंदर ही रहे विद द सम जिप्सम। और इसके बाद 3-4 दिनों के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर अमोनिया की जो स्टार्ट है, अमोनिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ड्यू टू द फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर सारी फर्मेंटेशन स्टार्ट हुई है, इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट करेंगे हम एक इंटरवल टाइम के बाद में, जैसे कि वो जो टाइम है वो 5 से 6 दिनों का रहने वाला है। इसके बाद इसके अंदर हम नीमकन कंपोस्ट को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसे हम सैम्पलिंग के लिए, यानी कि इसके अंदर हम स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ द मशरूम।
कैरेक्टर क्या देखने को मिलेंगे गुड कंपोस्ट के, हमें कैसे पता चलेगा कि गुड कंपोस्ट है वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले उसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। उसका पीएच जो रहने वाला है वो 7.5 से 7.8 का ही रहना चाहिए। उसके अंदर अमोनिया की स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी जब आप इसे बार बार ऐसे पलटेंगे, उठाएंगे, पलटेंगे, उठाएंगे, पलटेंगे, तो उसके बाद में इसके अंदर से अमोनिया की जो स्मेल है वो चली जाएगी। मॉइस्चर जो है वो 7 से 70% ज़रूर होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो सीडलिंग है वो उसे सेपरेट करेंगे कंपोज्ड ऑन द ब्रांच और रैक्स, यानी कि अब किस तरीके से इन दो तरीकों को देखो, ये दो क्या कहते हैं फोटोज़ को देखो, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कौन से वो दो तरीके हैं जिनके तरीके से हम मशरूम का कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो जो ये कंपोस्ट तैयार हुआ उसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे एंड उसे ब्रांच करेंगे, यानी कि अच्छे से उसे फैलाएंगे ट्रेस के ऊपर में एंड उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो रिटेन हो सके। मेंटेन द डार्कनेस अंधेरा थोड़ा सा रखना होगा कमरे के अंदर। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें रूम के अंदर, और माइसीलियम है ताकि वो उसके ऊपर ग्रो कर सके, कवर कर सके विद द कैसीन, इट मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ इट। जो माइसीलियम है और विद द कैसीन ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा उस पूरे के अंदर। अब कैंसीन क्या होगा? कैंसीन ऑफ अ सॉइल इज अ मेथड व्हेन वी कवर द सरफेस विथ 3 सेंटीमीटर कैंसीन सॉइल, यानी कि हम जब जो कैंसीन ऑफ अ सॉइल क्या होता है, वो मेथड होती है जिसके ऊपर हम एक सरफेस को, यानी कि एक सरफेस को कवर करते हैं 3 सेंटीमीटर तक, जिसमें वो कैंसीन सॉइल को हम सेपरेट करते हैं, विच कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वेल रोटेन काउ डंग। इसके अंदर हम काउ डंग, गोबर की जो गोबर है, गाय का गोबर है, उसको मिलाएंगे, गार्डन सॉइल को मिलाएंगे। अ गुड क्वालिटी ऑफ कैंसिन सॉइल, यहाँ पर हम गुड क्वालिटी कैंसिन सॉइल की जो गुड क्वालिटी है उसको रखेंगे। शुड बी स्टेराइल, जो कैंसिन सॉइल है वो स्टेराइल होनी ही चाहिए। हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ, जो ये कैंसिन सॉइल है इसके पास में गुड क्वालिटी होती है H2O होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रखने की। दैट्स वाई हम यहाँ पर कैंसिन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। पीएच इज़ नॉट लोअर देन, जो पीएच है वो 7.4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग करेंगे हम। हार्वेस्टिंग बोले तो अच्छे से निकालेंगे हम अपने उसको मशरूम को। मशरूम आर हार्वेस्ट आफ्टर पिलस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर। जब वो पिलस है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक का हो जाएगा तब हम मशरूम को निकालेंगे। मशरूम का जो हार्वेस्टिंग है वो हम ट्विस्ट करके निकालते हैं ताकि जो ब्रोकन पीस है वो ट्रे के अंदर ना रह जाए। अगर वो ट्रे के अंदर रह जाएगा तो वो बीमारी का एक कारण बन जाएगा, वो एक अलग टाइप की बीमारी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप मान के चलो एक बार तो आपने उस ट्रे को यूज़ कर लिया, अब आप कैसे भी उखाड़ रहे हो, किसी भी तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हो, आप कैसे भी करके हार्वेस्ट कर लो, आप सोचो कि भाई मुझे क्या, ठीक है, लेकिन फिर आप उसी ट्रे में वो सारा कंपोस्ट तैयार करके दोबारा से करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द मशरूम कल्टीवेशन, आप दोबारा जब भी मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर वो दिक्कत देगा डिफरेंट सोर्स ऑफ द डिसीज़ के साथ में। इसलिए हमें हार्वेस्टिंग इज़ द मेन। अगर आपने हार्वेस्टिंग अच्छे से कर ली तो आपने पूरा जो काम किया वो बहुत बेहतर किया। हार्वेस्टिंग ऑफ द मशरूम इज अकर्स विद द स्पेस बिकम फ्री ऑन द ट्रे शुड बी फिल्ड विद स्टेराइल सॉइल, यानी कि जब आप हार्वेस्टिंग कर दो मशरूम को निकाल लो इस तरीके से, तो उसके बाद में आपको वो जो जगह खाली रह गई उस ट्रे के अंदर, वो जो जगह खाली रहेगी उसके अंदर आपको एक स्टेराइल सॉइल डालनी पड़ेगी, जिससे जो लोअर पोर्शन ना रह जाए, उसके अंदर थोड़ा सा धसा हुआ ना रह जाए, ठीक है। फिर उसे वॉश कर लेंगे अच्छे से, किसके साथ में, पोटासियम मेटासल्फाइड के साथ में, और सुखाएंगे। पैक्ड इन पॉलीथिन में पैक्ड करेंगे 2 से 3 होल करने के बाद में, एंड पैकेट इज रेडी फॉर द मार्केटिंग, और फिर जो पैकेट है वो रेडी हो जाएगा मार्केटिंग के लिए। यील्ड क्या है? यील्ड किस तरीके से 3 से 4 किलो एक ट्रे के अंदर देखने को मिला है नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली उगाते हैं। अगर आपका कंपोस्ट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, सैम्प रिलायबल है, फेवरेबल टेम्परेचर दिया था, तो आपको 5 से 6 किलो भी ट्रे के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपका आधा या फिर थोड़ा सा ही फेलियर रहा मशरूम कल्टीवेशन में ट्रे को एंड कंपोस्ट को तैयार करने में, तो आपको नेग्लिजिबल ही देखने को मिलेगा आपका प्रॉफिट। स्टोरेज किस तरीके से करेंगे? मशरूम आर बेस्ट कंज्यूम फ्रेश। अगर आप मशरूम को
ताज़ा ताज़ा खाएंगे तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन हम स्टोर करके रख सकते हैं इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ ही दिन के लिए, 2-3 दिनों के लिए। एंड मशरूम विल बी प्लेस्ड बिटवीन, यानी कि जो मशरूम है उसको हम किस तरीके से अपने रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अगर कभी बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, मन नहीं कर रहा खाने का, तो एक गीली टॉवल लेंगे, उसके अंदर मशरूम को प्लेस करेंगे, अच्छे से ढकेंगे एंड फ्रीज के अंदर रख देंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे, ताकि ये मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट ज़रूरी रहती है इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी नॉर्मली मैंने बताई था आपको लाइकेनोलॉजी क्या होता है। लाइकन जो है वो एल्गी प्लस फंगी का कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें हम फंगी को माइकोबायोन्ट और एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। जो लाइकेन है, ये जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था थियोफ्रेटस ने, जो कि फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले देखा था जो लाइकन है वो ऑलियो यूरोपिया ऑलिव ट्री के ऊपर उग रहे हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ क्यूरियस प्लांट्स। अब हमारे पास में जो लाइकेंस है उसके 400 जेनरा और 16,000 स्पीसीज देखने को मिली है। लाइकेंस जो है वो एसोसिएशन है विद द फंगी एंड द एल्गल फोटोसिंथेसिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके अंदर एक स्टेबल थैलस देखने को मिलता है। यानी कि जो एल्गल कंपोनेंट है, यानी कि जो एल्गी है उसे हम फाइकोबायोन्ट कह रहे हैं, और जो फंगी है उसको माइकोबायोन्ट कह रहे हैं। जो इनिशियली है जो लाइकेंस थे उनको कंसीडर किया जाता था कि ये भाई अकेले हैं, ठीक है। लेकिन जब सिजुअर ने आए, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने पता किया कि जो दो कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं लाइकेन के अंदर, जिसको हम उन्होंने फंगी को पैरासिटिक कहा एल्गी के ऊपर। यानी कि जो सिजुअर थे, ये जो थे, उनका ये कहना था कि जो फंगी है वो एल्गी के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखी हुई है। कॉमनिया ने दिया था मतलब उन्होंने बोला था इसी फंगी पैरासिटिक एल्गी की इसी थ्योरी को इन्होंने बोला था मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस या फिर हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन, जिसमें जो हस्बैंड होता है, यानी कि जो फंगल पार्टनर होता है वो मास्टर होता है। जिस तरीके से हस्बैंड जो होता है उस डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसी तरीके से जो फंगल है वो मास्टर एंड एल्गी वो है जो दास है, ठीक है। इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इसी थ्योरी को हम हेलोटिस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गी के लाइकन्स के, वो है लाइकन्स हैव अ कंप्लीट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एसोसिएशन। यानी कि जो लाइकन्स है वो एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। आप इस वीडियो को देखिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखने को मिल रहा है कि लाइकन्स आके दिखते कैसे हैं और होते किस जगह पे, एकदम जहाँ पर बहुत ही फ्रेश इन्वायरमेंट होगा वहीं पर लाइकन्स ग्रो होंगे। एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस विच आर यूटिलाइज बोथ बाई एल्गलन। जो एल्गी है वो कार्बोहाइड्रेट जनरेट करती है इन द पार्ट ऑफ द लाइकेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एल्गी और फंगल कंपोनेंट दोनों ही इसका यूज़ करती हैं, खाती हैं। फंगल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर का, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखना और अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखना, ये काम होता है फंगी का। और एल्गी का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी के पास में क्लोरोफिल होता है लेकिन फंगी के पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि थैलस जो स्ट्रक्चर है उसको देख के जो एल्गी है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रूटोस, फॉलिगोस एंड फ्रूटियोस। जो क्रूटोस है वो पूरी तरीके से जो हमारी ज़मीन है या फिर बोलते दीवार है या फिर कोई भी रॉक है, चट्टान है, उससे एकदम सटीक चिपका रहता है। फॉलियोस थोड़ा सा उठा उठा होता है और फ्रूटियोस पूरा उठा उठा होता है। इस तरीके से है। लाइकेंस है उसे हम एसेक्सुअली फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द स्पोर, ओडियो एंड पाइसिनिडिया, ठीक है। ओनली फंगल कंपोनेंट है जो कि हमारा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहेंगे, जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम्स को। यानी कि यहाँ पर जो एस्कोगोनियम है वो मेल कंपोनेंट है एंड द कार्पोगोनियम इज द फीमेल कंपोनेंट। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप का होगा, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे, जो कि अपर सरफेस ऑफ थैलस की अपर सरफेस पर देखने को मिल रहा होगा, जो कि स्पर्मेटिया बनाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा छूट गए थे, बट दिस नाउ द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकन। जो लाइकन की फ्रूटिंग बॉडी है वो डिस्क शेप की होती है, जिसे हम एपोथीसिया कहेंगे, जो कि फ्लास्क से और फ्लास्क शेप की भी हो सकती है, जिसे हम पेरीथीसिया कहेंगे। एपोथीसिया मतलब जैसे एल्पल्ली में जो टॉफ़ी आती है वो डिस्क शेप की होती है कुछ इस टाइप से, तो आप इसे याद कर सकते हैं एपोथीसिया। और फ्लास्क शेप में पेरीथीसिया। प्रोड्यूस बाय द जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्कोप। एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन से ये प्रोड्यूस होती है। वैन कम इन द कॉन्टेंट विद द सुइटेबल एल्गी। और जब ये कॉन्टेक्ट में आते हैं किसके, सुइटेबल एल्गी के, फ्रॉम अ न्यू लाइकन थैलस। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ लाइकन इज एक्सट्रीमली स्लो। जो लाइकन्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि इन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है लेकिन ड्राई कंडीशन चाहिए होती है फॉर द लॉन्ग टाइम। और ये ईजिली ग्रो हो सकते हैं ऑन द ड्राई सबस्ट्रेटम। जहाँ पर जो सबस्ट्रेटम है वो सूखा हुआ है वहाँ पर ये ईजिली ग्रो कर जाएंगे। लाइकन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एसिड। जो लाइकन्स है वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लाइकन एसिड के नाम से जानते हैं। लाइकन के हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो है वो वेरिएशन शो करता है, क्योंकि ये चट्टानों पर भी देखे गए हैं और आर्कटिक रीजन में भी देखने को मिले हैं। जो लाइकन है वो एक ऐसे हैबिटेट में सच हैबिटेट वेयर अदर प्लांट्स विल नॉट ग्रो। यानी कि जो लाइकन्स है वो वहाँ पर भी ग्रो हो सकते हैं जहाँ पर जो प्लांट्स है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकते। सेक्सिकैलस, कॉर्टिकैलस एंड टेरिकैलस, ये एक डिफ्रेंसिएशन है हैबिटेट के बेसिस पर। जो सेक्सिकैलस यानी कि जो रॉक्स पर अच्छे से रह सकते हैं, कॉर्टिकैलस जो बार्क ऑफ द ट्री पर ग्रो करते हैं, टेरिकैलस जो कि अर्थ क्रस्ट पर ग्रो करते हैं। लाइकन्स जो है वो बिग सिटीज़ में जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद ऐसी बिग सिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है SO2 के, यानी कि एयर पॉल्यूशन, स्मोक के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जहाँ पर एयर पॉल्यूशन, स्मोक, SO2 पॉल्यूशन ये सभी मौजूद होगा वहाँ पर लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन लाइकन्स की जो क्लासिफिकेशन है तो इसका कोई नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक रूल है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके थ्रू इन्होंने जो एल्गल कंपोनेंट है उसके बेसिस पर लाइकन्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि एस्कोलाइकेन जो कि एस्को लाइकेंस एंड बेसिडोलाइकेंस एंड ज्यूटेरोलाइकेंस। इसका एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फंगल कंपोनेंट के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एस्कोलाइकेन, बेसिडोलाइकेन एंड ड्यूटेरोलाइकेन। फंगल कंपोनेंट मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, अगर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है तो एस्कोलाइकेन। और जिम्नोकार्पी यानी कि जिम्नोकार्पी वो फ्रूटिंग बॉडी जिसकी शेप डिस्क है, और पेरिनोकार्पी वो फ्रूटिंग बॉडी जिसकी जो शेप है वो फ्लास्क है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम बेसिडोलाइकेन जो कि बेसिडोमाइसिटीज से है, ड्यूटेरोलाइकेन जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज से है। क्लासिफिकेशन एनाटॉमी के बेसिस पे भी की गई है, जैसे कि होमो आइनोमेरस एंड हेट्रो आइनोमेरस। इसके अंदर जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि इतना एल्गल कंपोनेंट है तो इतना ही फंगल कंपोनेंट है, तो वो होमो आइनोमेरस है। लेकिन हेट्रो आइनोमेरस जिसमें डिफरेंट जोन्स में अगर एल्गल जोन ज़्यादा है और फंगल जोन कम है तो दैट्स द वे हेट्रोमेरस। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के थ्रू भी यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कराया गया है, जिसके थ्रू थैलॉइड स्ट्रक्चर को देखा गया है जो कि इरेगुलर होता है, ग्रे या फिर ग्रेस ग्रीन कलर का होता है। स्पीसीज कुछ स्पीसीज का जो कलर है वो येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन भी देखा गया है। क्रूटोज लाइकेन, फॉलिकोज लाइकेन और फुटियोज लाइकेन, ये जो लाइकेन्स हैं इनके बारे में पढ़ना है हमें। क्रूटोज लाइकेन्स वो लाइकेन्स होते हैं जो कि क्लोजली अधर है, यानी कि जो उसका सबस्ट्रेटम है, जो दीवार है, जो बिल्डिंग है उससे एकदम चिपके हुए हैं, दैट्स द क्रूटोज लाइकेन। एंड फॉलिकोज लाइकेन जो कि थोड़े से उठे हुए हैं, थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा लोब लाइक थैलस देखने को मिल रहा है, वो फॉलियोज लाइकेन्स होते हैं। फ्रुक्टोज लाइकेन्स वो लाइकेन्स जो कि एक सब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड ब्रांच थैलस देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर वो होते हैं फ्रुक्टोज लाइकेन। ये जो इरेक्ट होते हैं एंड लटक रहे होते हैं सबस्ट्रेटम से, और ये प्लांट बॉडी से अटैच होते हैं और बेसल लूसिजिनस डिस्क के साथ में, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं।
आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स, लाइकन के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से देखा गया है। एसेक्सुअल मेथड्स में अगर देखें कि जो लाइकन्स हैं वो कॉमनली अकर करते हैं। सम अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलो फ्रेगमेंटेशन, सॉडिडियम एंड यहाँ पर सिफेलिडियम। ये सभी जो है यहाँ पर टाइप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले देखेंगे। अगर जो थैलस है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो एक्सीडेंटल ब्रेकिंग या फिर डेथ किसी के लिए रिगार्डिंग, तो जो वो डेवलप जो फ्रेगमेंट है वो एक नया थैलस ग्रो कर जाएगा, जिसके अंदर अगर एल्गी और फंगल दोनों कंपोनेंट हुए तो वो डेवलप करेगा। मान के चलो एल्गी नहीं है, फंगस है उसके अंदर, तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर एल्गी है लेकिन फंगस नहीं है तो भी ग्रो नहीं करेगा। दोनों का होना जरूरी है। सॉरिडियम, सॉरिडियम स्मॉल बर्ड है जो कि आउटग्रोथ होती है, जिसका नाम है सॉरिडिया। सरफेस ऑफ द थैलस के ऊपर एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही होगी जो कि सॉरिडिया कहलाएगी। इसी प्रोसेस को हम सॉरिडियम कहेंगे, यानी कि एक सॉरिडियम कंटेन करेगा फ्यू एल्गी सेल एंड उसके पास में फंगस हाइफी मौजूद होंगे। और जो सॉरिडिया है वो एक ग्रैनुलर लेयर है, ग्रेज वाइट कलर की होती है ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस। दे आर डिटैच फ्रॉम द थैलस, यानी कि ये जो है थैलस से डिटैच हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द, चाहे विंड की वजह से, चाहे किसी एयर ड्रॉपलेट की वजह से, रेन ड्रॉपलेट्स की वजह से, और वो वहाँ पर अलग थैलस अपना डेवलप कर लेंगे। दे जर्मिनेट और ऑन द सुइटेबल सबस्ट्रेटम एंड फॉर्म न्यू थैलस। डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफेलोडियम। सेफेलोडियम क्या होता है, यहाँ पर यही चीज़ जानते हैं सबसे पहले। दे आर द स्मॉल वाट लाइक स्ट्रक्चर जो कि सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, थैलस के सरफेस के ऊपर। एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेफेलोडियम का वो है कि इसके अंदर जो एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट है वो डिफर होते हैं, यानी कि अलग अलग दिख रहे होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सेफोलिडिया डेवलप्ड ऑन द यंगर पार्ट ऑफ द थैलस फ्रॉम सॉरिडिया ऑफ अदर सम अदर स्पीसीज, यानी कि कुछ स्पीसीज सॉरिडिया से डेवलप कर रही होंगी, कुछ स्पीसीज सेफेलोडिया से डेवलप कर रही होंगी, जो कि एक यंगर पार्ट होता है थैलस का। थैलस के यंगर पार्ट को ही हम सेफोलोडियम कहेंगे। हैंस सेफोलिडियम रिगार्ड्स एज अ स्टेराइल थैलस ऑफ सम अदर लाइकन्स, यानी कि इसलिए जो सेफोलिडियम होता है वो स्टेराइल होता है, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सॉरिडिया होता है वो एक मतलब स्टेराइल पार्ट नहीं होता, यानी कि वो आगे डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसडियम। आपको सेफोलिडियम का डायग्राम देखने को मिल ही रहा होगा। इसडियम को देखते हैं। इसडिया एक स्मॉल स्टॉल ग्रेज ब्लैक कलर की होती है जो कि अगेन आउटग्रोथ है सरफेस ऑफ द थैलस के ऊपर। और जो ये इसडियम है ये अदर कॉर्टिकल लेयर के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स के अंदर दोनों ही होते हैं। इट इज़ इजीली डिटैच, यानी कि ये पेरेंट थैलस से बहुत ही इजीली डिटैच हो जाती है और जर्मिनेट हो जाती है अपने फेवरेबल कंडीशन के पास में जाके एंड न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। इसडिया जो है वो ऑल्सो हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस सरफेस। और जो इसडिया है वो जब अपने थैलस से अटैच होती है तब ये बहुत ही फोटोसिंथेसिस के अमाउंट को बढ़ा देती है। आपको इसडिया का डायग्राम देखने को मिल ही गया होगा, आप बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें कवर करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकन्स के अंदर भी होता है, जिसके अंदर हमें ओनली बाय द फंगल कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पोगोनिया। थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया ना तो टंग ट्विस्टर हो रहा है। A carpogium is differentiated into a basal coiled ascogium and elongated multicellular trichogyny, यानी कि ये बेसल कॉइल के साथ में इस तरीके से अटैच होता है एस्कोगियम के साथ में और एलोंगेटेड होता है मल्टीसेलुलर ट्राइकोगिनी के साथ में। द एस्कोगिनियम रिमेन्स एम्बेडेड, जो एस्कोगियम है वो रिमेन्स एम्बेडेड रहता है विद द लेयर एल्गल लेयर के साथ में, थैलस के साथ में। और जो कि ट्राइकोगाइनी होता है वो प्रोजेक्ट बाहर की तरफ होता है थैलस की सरफेस से। जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है फ्लास्क शेप का होता है स्पर्मोगोनिया, जो कि स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन करता है, जिसका काम क्या है, जिसका फंक्शन क्या है, मेल गैमीज का तरीके से काम करना। द स्पर्मोगोनिया
यूजुअली डेवलप क्लोज टू द कार्पोगोनियम के साथ में आता है पास में, एंड दिस इनेबल्स स्पर्मेटिड्स टू एडर टू द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द स्टिक ट्राइकोगाइनी, यानी कि जो स्पर्मोगोनिया है वो यूजुअली कार्पोगोनियम के पास में ही आके डेवलप करता है, और उसके साथ में जो स्पर्मेटिया है वो अदर मतलब चिपक जाता है विद द ट्राइकोगाइनी के साथ में, और जो मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ कर जाता है विद द फीमेल न्यूक्लियस, एंड इसके साथ में जो ब्रांच एस्कोगाइनी है वो हाई पे डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्टिलाइज एस्कोगाइनम। The terminal binucleated cell of the Esco genus Hyphae develop into an Esca। हाइपे के जो दो लास्ट के जो टर्मिनल बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वो कि एस्कस में डेवलप कर जाते हैं। जो टू न्यूक्लियाई होते हैं वो एस्कस के विद इन द एस्कस के साथ में एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये सबसे पहले डिवाइड करता है मियोटिकली एंड फिर डिवाइड करता है माइटोटिकली, जिसके द्वारा 8 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ईच हैप्लॉयड डॉटर सेल मेटामॉर्फ इनटू अ एस्कोस्पोर, और जो सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो एस्कोस्पोर, और ये सारे जो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो एस्कोस्पोर में डेवलप कर जाते हैं, और जो एस्कोस्पोर है वो ग्रेजुअली फॉर्म करता है एस्कस का, एंड इसके बाद में प्रोडक्शन होता है हाइफे का और जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और इस हाइफे के कांटेक्ट में आने से एक सूटेबल जो एल्गी है वो फॉर्मेशन कर जाती है थैलस का। आपको डायग्राम देखने को मिल ही रहा होगा। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, या ये जो लाइकन्स है ये वंडरफुल गिफ्ट है हम सभी के लिए। जो लाइकन्स है उसे हम खाने के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो लाइकन्स है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कंजप्शन एज अ फूड नॉर्थ पोलर टुंड्रा रीजन्स में और ईस्टर्न साइबेरियन रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पर रिच सोर्स यही जाना जाता है खाने के तौर पर, क्योंकि वहाँ एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एंड नेक्स्ट वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द अदर फूड्स वेजिटेबल एंड ऑल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अमेरिकली एस्कुलेट्स जो है वो ये जो एक स्पीसीज़ है लाइकन की वो जापान में प्रोड्यूस की जाती है, और इसी स्पीसीज़ के वाइल्ड स्पीसीज़ ऑफ पार्मेलिया, ये जो स्पीसीज़ है वो करी पाउडर के तौर पर इंडिया के अंदर यूज़ होती है। एवेरियन पुरुषनार्थी ये यूज़ होती है इजिप्टियंस के द्वारा, जो कि मेकिंग ब्रेड्स मेकिंग करते हैं, और जो सम लाइकेंस हैं वो यूज़ होते हैं एज अ चॉकलेट एंड पेस्ट्री यूजिंग में, जो कि चॉकलेट एंड पेस्ट्री को बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। सर्वर लाइकेंस को जो लाइकेंस है वो फूड एज अ फूड यूज़ होते हैं स्नेल्स, कैटरपिलर, स्लग्स एंड टर्माइट के द्वारा। लाइकेंस जैसे कि लाइकन्स जैसे कि लोबेरिया, पल्मोरिया, इल्विरिया, ये सभी जो एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं विद द एनिमल्स, एंड ये पोजेस करते हैं ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। एक पॉलीसेकेराइड जैसे कि लाइकेनिन, लाइकेंस के अंदर एक पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लाइकेनिन। मेडिसन के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। द मेडिसिनल वैल्यू यानी कि जो लाइकेनिन है जो अभी पॉलीसेकेराइड देखने को मिला, ये एक एस्ट्रोजिनेंट सबस्टेंट के तौर पर काम करता है। सम जो लाइकेंस है उनका ट्रीटमेंट बाइल डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया, स्किन डिसीज़ इनके तौर पर किया जाता है। पल्मेलिया ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है ड्यूस्पेसिया के ट्रीटमेंट में, यानी कि अगर स्नेक बाइट एंड स्कॉर्पियन बाइट के द्वारा अगर कोई सांप या स्कॉर्पियन अगर आपको काट जाता है तो आप इस लाइकन का यूज़ कर सकते हैं। स्पीसीज ऑफ यूसनिया यूज़ की जाती है अगर आपके बहुत ज़्यादा खून ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही खून निकल रहा है, तब आप लाइकन का यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में या फिर आपको कोई लंग डिसीज़ है इसमें यूज़ किया जाता है। डाइज में कपड़े को डाई करने में बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आपको रेड, पर्पल डाई, ब्लू डाई, ब्राउन डाई यूज़ करनी है एज डाई तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? लाइकन्स को। लाइकन्स की एक खासियत बात है, इसको टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ टैनिंग एजेंट इन द लेदर इंडस्ट्रीज़, और कलरिंग सब्सटेंस के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट विद अमाइनो एसिड इन कॉस्मेटिक परफ्यूमरी, यानी कि
यानी कि जो आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी हम लाइकेंस का यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन में भी हम लाइकेंस का यूज़ करते हैं। कोई कल्चर मीडिया बनाना है वहाँ पर भी हम लाइकेंस का यूज़ करते हैं। इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लाइकेंस है वो कुछ लाइकेंस हार्मफुल होते हैं, इचिंग कर जाते हैं, लेकिन ये यूज़फुल होते हैं फॉर दी SO2 इंडिकेटर, यानी कि जहाँ पर SO2 ज़्यादा होगा वहाँ पर नहीं होगा लाइकेंस। लेकिन जहाँ मिल जाए आपको लाइकेंस तो समझ लेना ये इससे सुंदर, इससे फ्रेश इन्वायरमेंट कोई और है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर है माइकोराइजा, जिसमें हमें समझना है माइको शब्द का मतलब होता है फंगी से और राइजा शब्द का मतलब होता है रूट से। ये जो एसोसिएशन है वो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनसे और फंगी का एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन के अंदर जो 95% ऑफ प्लांट होता है उसके पास में आपको माइकोराइजल एसोसिएशन ज़रूर देखने को मिलेगा। जो टर्म है माइकोराइजा ये दिया गया था ईवी फ्रैंक 1885 के द्वारा, क्योंकि जो प्लांट है वो खाना देता है और शेल्टर देता है फंगी को, और फंगी उसको पानी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़मीन में से, सॉइल में से निकाल निकाल के प्लांट को देती है। इस तरीके से यूज़ होता है ये माइकोराइजा इन द प्लांट एंड फंगी। अब जो माइकोराइजा है वो दो टाइप का होता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। 2 से 5% जो माइकोराइजल एसोसिएशन में देखा गया है वो है एक्टोमाइकोराइजा। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है, आपको पता होगा माइसीलियम क्या होता है, अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। जो माइसीलियम होता है वो आउटसाइड द रूट्स से आउटसाइड ही रहता है, अंदर कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। राइजोस्फीयर का मतलब होता है वो पूरा एरिया जहाँ तक जड़ें उस प्लांट की पहुँच रही है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ माइसीलिया इन द कॉर्टेक्स कॉल्ड, जो नेटवर्क है माइसीलिया का कॉर्टेक्स के अंदर वो हार्टेज नेट कहलाता है। इंटरसेलुलर माइकोराइजल कैन बी कल्चर फाउंड इन वुडी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। आपको डायग्राम देखने को मिल ही रहा होगा। एंडोमाइकोराइजा जैसे कि 2 से 5% एक्टोमाइकोराइजा था, तो बाकी बचा ये है 90 से 95% यही है माइकोराइजल जो कि देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ये माइकोराइजा है वो पेनिट्रेट्स कॉर्टेक्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स VAM, वेसिकुलर, एब्सिकुलर एंड माइकोराइजा। वेसिकुलर एब्सिकुलर इज अ फंगल फिलामेंट मॉडिफिकेशन। ये जो वेसिकुलर एब्सिकुलर ये है जो फंगल फिलामेंट के मॉडिफिकेशंस हैं। वेसिकल्स जो स्टोरेज ऑर्गन है, एब्सिकुलर्स क्या है हमारा एब्जॉर्प्टिक ऑर्गन है, यानी कि वेसिकल्स में ऑर्गन जो भी स्टोर करना चाहेगा वो स्टोर करेगा, एब्सिकुलर में वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होगा। एंडोमाइकोराइजा, बट ऑल माइकोराइजा हैव नो वेसिकल्स। एंडोमाइकोराइजा यानी कि बहुत से ऐसे माइकोराइजा होते हैं जिसके पास में वेसिकल्स नहीं होता है, यानी कि स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन एब्जॉर्ब करने की होती है। डायग्राम आपको देखने को मिल ही रहा होगा। इफेक्ट देख लेते हैं हम। इफेक्ट क्या है माइकोराइजा के फंगी के ऊपर ऑन देयर होस्ट। माइकोराइजोस्फीयर इफेक्ट जो देखने को मिला है वो है फंगल एसोसिएशन विद रूट्स इंक्रीज माइक्रोबियल कम्युनिटी अराउंड द रूट्स। यानी जो फंगल एसोसिएशन जो देखने को मिला रूट्स के आसपास, उसने इंक्रीज किया माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी को आसपास अराउंड दी रूट्स। न्यूट्रिटिव अपटेट एंड ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो माइक्रोराइजा ने एब्जॉर्व किया बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पानी को, और इसको पहुंचाया प्लांट्स के पास में। एंड ट्रांसलोकेशन किया, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया फॉस्फोरस को, नाइट्रोजन को, कैल्शियम को, जिंक को, अमाइनो एसिड को एंड टू दी होस्ट, ये सभी पहुंचा। इंटरेक्शन माइक्रोराइजल एंड फंगी का जो इंटरेक्शन है वो फॉस्फेट सॉल्वलाइजेशन बैक्टीरियाज के साथ में ज़्यादा देखने को मिला है। प्रोडक्शन, यहाँ पर बी का मतलब बैक्टीरिया से है। प्रोडक्शन फॉस्फेटेज बाय माइक्रोराइजल फंगी, जो फॉस्फेटेज का जो प्रोडक्शन है वो माइक्रोराइजल फंगीज के साथ में ज़्यादा देखने को मिला है। ऑर्गेनिक एसिड का भी प्रोडक्शन माइक्रोराइजल फंगीज के साथ में देखा गया है, यानी कि ये माइक्रोराइजल फंगी है वो फॉस्फेटेज एंड ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करती है। प्लांट प्रोडक्शन एंड बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिफिशियल और बेनिफिशियल रहा है हम सभी के लिए। जो माइक्रोराइजल फंगी है वो प्लांट को बचाती है सूखा पड़ने से, या ज़मीन को बचाती है सूखा पड़ने से, या फिर कोई भी अलग टाइप के स्ट्रेस से, जैसे कि सॉइल का कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, टेम्परेचर का स्ट्रेस, या फिर सॉइल में किसी टॉक्सिन की अमाउंट के बढ़ने का स्ट्रेस से बचाती है, हाई एसिडिटी से बचाती है, और ऐसे कोई भी मेटल, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि सॉइल को बिगाड़ रही है, सॉइल को वेस्ट कर रही है, उस चीज़ से बचाती है। आज की गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा यूनिट को कवर किया। थोड़ा सा लेंथी चली गई वीडियो, बट
समझ में पूरी चीज़ें आई। अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, और जहां तक हो सके हमारे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।